कैसे एक एम्प्लॉय की गलती के कारण बीएनएफ बना जे कॉमन, कैसे एक बेडरूम ट्रेडर ने जापानीज स्टॉक एक्सचेंज को हिला दिया, हाउ अ मैन क्रम्बल्ड जापानीज सिस्टम अंडर हिज फीट। 私は2005年に J コムホールディングスの IPO で数百万ドルを稼ぎました。小手川龍が日本で最も ये कहानी शुरू होती है 1998 से। बाकी लोगों की तरह बीएनएफ भी अपनी लाइफ का मकसद ढूंढ रहा था, जब एक दिन बीएनएफ ने ये एपिसोड देखा जिसका टाइटल था द मैन हु लॉस्ट 50 मिलियन। ये एपिसोड एक लेजेंडरी हेज फंड मैनेजर विक्टर नीडरहॉफर पर था। विक्टर एक बहुत ही बड़े स्पेकुलेटर और एग्रेसिव किस्म के ट्रेडर थे। इनके फंड में इंडेक्स फ्यूचर्स पर ऑप्शंस ट्रेड किए जाते थे। विक्टर अपने फंड को 2 बार उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। बीएनएफ विक्टर की इस डॉक्यूमेंट्री से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। ट्रेडिंग बीएनएफ को वो सब कुछ दे रही थी जो कभी बीएनएफ ने अपने सपनों में सोचा था। बेटर लाइफस्टाइल, फ्रीडम, एवरीथिंग। पर विक्टर की तरह बीएनएफ के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बीएनएफ और टाकेशी कोटेकावा 5 मार्च 1978 को जापान के इचिगावा चाइबा में पैदा हुआ था। वो एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उस समय वो एक ब्रोक कॉलेज स्टूडेंट था और उसके पास कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड नॉलेज नहीं थी। उसे ट्रेडिंग जीरो से शुरू करनी थी। बीएनएफ को पता था कि उसे ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सालों तक पैसा जमा करना होगा और फिर उसके बाद प्रॉफिट बनाना नॉट पॉसिबल। बीएनएफ को ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उसके पास हमारी तरह यूट्यूब था। उस समय जापान में ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ही कम बुक्स थी और बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। इतनी मुश्किलें भी उसके ट्रेडिंग से मिलियंस बनाने की एक्साइटमेंट को खत्म ना कर सकी। चार्ट्स उसे अपनी तरफ खींचने लगे। वो किसी भी हद पर एक डे ट्रेडर बनना चाहता था। बीएनएफ ने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। जॉब और कॉलेज के बीच जो भी टाइम मिलता बीएनएफ उसमें चार्ट देखता। बढ़ते दिनों के साथ बीएनएफ ने प्राइस एक्शन सीखना शुरू कर दिया। उसे मार्केट की मूवमेंट समझ आने लगी। कम इंफॉर्मेशन होने के कारण उसने अपनी खुद की थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। 2 साल की मेहनत के बाद अब वो दिन आ गया था। अपनी मेहनत से बीएनएफ ने $16,000 इकट्ठा किए। बीएनएफ मार्केट को लेकर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, पर अब टाइम था मार्केट को फेस करने का। ईयर 2000 डेडली बियर मार्केट। बीएनएफ ने जो मार्केट को फेस किया वो एक बियर मार्केट थी। स्टॉक्स इंटरनेट बबल की वजह से बुरी तरह से क्रैश हो चुके थे। लोगों ने इस क्रैश को .com बबल का नाम दिया। जापान 90s में भी एसेट बबल बर्स्ट से गुजर चुका था। एसेट की प्राइस 70% तक गिर चुकी थी। 2 साल चार्ट स्टडी करने के बावजूद भी बीएनएफ को लॉस होने लगे, पर कुछ एक्सपीरियंस के साथ बीएनएफ ने एक स्ट्रेटजी बनाई। ये सिंपल थी बट असरदार थी। बियर मार्केट में फियर सेंटिमेंट होता है और लोगों को लगता है कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव अपस्विंग नहीं आ सकता। लोग अपने हारने के डर को खत्म करने के लिए ओवर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। बीएनएफ ने सोचा कि बियर मार्केट में वो सिर्फ वही स्टॉक्स देखेगा जो 25 डे मूविंग एवरेज से 20% डेविएशन पर होंगे और वो एक 35% के सेफ लेवल पर उन्हें बाय करना शुरू कर देगा और प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज कर देगा। पर यह सब इतना भी आसान नहीं था। इतना सब के बाद भी बीएनएफ के ज्यादातर ट्रेड लॉसेस ही थे। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को खोना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर उसे पता था कि रातों रात अमीर होना और इसके बारे में सोचना बेवकूफी है। बीएनएफ ने अपने लॉसेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया और उसे पता लगा कि उसे लॉस रिपीटिंगली सेम सेक्टर्स में हो रही है और उसने पता लगाया कि अलग अलग सेक्टर्स की 25 डे मूविंग एवरेज से अलग अलग डेविएशन होती है। जैसे सर्विस सेक्टर स्टॉक्स की डेविएशन 22 से 30% तक होती है और आईटी सेक्टर्स स्टॉक्स की डेविएशन 25 से 45% तक होती है। ऐसा करने से बीएनएफ के प्रॉफिट्स उसके लॉसेस से बढ़ने लगे और देखते ही देखते उसके विन्स बढ़ गए। 2001 में ये क्रैश और भी बुरा हो गया। बीएनएफ को हर जगह 20% डेविएशन की अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। पेनी स्टॉक्स में बहुत ही बड़ा क्रैश आ गया। बीएनएफ के सभी दोस्तों ने बाय करना शुरू कर दिया, पर बीएनएफ को कुछ गलत लगा और वो रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह ट्रेड्स की सेल लग गई हो, पर बीएनएफ को डाउट था, इसलिए वो रुक गया। जैसा कि बीएनएफ को पता था कि अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग डेविएशन होती है, उसने वो स्टॉक्स को चूज करना शुरू कर दिया जो मार्केट एवरेज से कई ज्यादा नीचे गिर गए थे। वही स्टॉक्स जिनकी डेविएशन 25 डे मूविंग एवरेज से 65% के आसपास थी। बीएनएफ का अंदाजा सही निकला। सारे स्टॉक्स 1-2 दिनों में ऊपर बढ़ने शुरू हो गए। काफी स्टॉक्स 50% तक ऊपर चले गए। 2002 के अंत तक बीएनएफ ने अपना अकाउंट $1 मिलियन तक ग्रो कर लिया। बीएनएफ जापान का ग्रेटेस्ट बियर बन चुका था। जैसा कि कहते हैं बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, बीएनएफ के साथ भी यही हुआ। पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स में एक बुल रन आ गया। हाँ, सही सुना, बुल रन।
और BNF के लिए ये एक ट्रेजेडी से कम नहीं था, क्योंकि BNF की स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ बियर मार्केट में ही काम करती थी। ट्रेडिंग से लिविंग बनाने के लिए BNF को एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए थी जो बुल मार्केट में भी काम आ सके। BNF अपनी फ्रीडम खोना नहीं चाहता था और ना ही अपना अकाउंट ब्लो करना चाहता था। उसे जरूरत थी तो एक ऐसे सिस्टम की जिससे वो अपना रिस्क कम कर सके और प्रॉफिट बना सके। वो बुलिश सेंटिमेंट से लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि वो उससे पैसा कमाना चाहता था। BNF ने ढूंढा कि जब बुल रन आता है तब कोर कंपनीज ऊपर जाती हैं, अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज इंडेक्स के साथ ऊपर जाती हैं। पर BNF ने पता लगाया कि सभी कोर कंपनीज एक साथ ऊपर नहीं जाती, उसमें से कुछ लैगर्स भी होती हैं। BNF इन्हीं लैगर्स को खरीदता और उन्हें कुछ दिनों या हफ्तों में बेचकर पैसा बनाने लगा। कम अपॉर्चुनिटीज आने के कारण उसके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो गए, पर उसने कोई भी ट्रेड जबरदस्ती नहीं लिया और अपनी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन से ट्रेड किया। इस स्ट्रैटेजी ने BNF को बुल रन में भी प्रॉफिटेबल बनाया और BNF ने 2 सालों में अपने अकाउंट को 10 मिलियन तक पहुंचा दिया। दिसंबर 2005 जापानी स्टॉक मार्केट में बहुत ही अजीब चीज हुई। कुछ ही महीनों में मार्केट में बहुत सी नई टेक कंपनीज के IPO आने लगे। ट्रेडर्स को अगली आने वाली यूनिकॉर्न कंपनी का बहुत ही इंतजार था। इस सुबह जेकॉम होल्डिंग्स का IPO पब्लिक होना था। कुछ ही मिनटों में हर जगह पैनिक की सिचुएशन बन गई। BNF वाज शॉक्ड। जेकॉम होल्डिंग का स्टॉक क्रैश हो गया था। जापानीज मार्केट का ये सबसे बड़ा स्टॉक क्रैश था। प्राइस बहुत तेजी से नीचे आ गया। बढ़ते इंटरनेट बूम में लोगों को ये एक स्कैम लगा। ट्रेडर्स भी इसे बाय करने पर सोचने लगे और वहीं मिज़ो सिक्योरिटीज पर एक आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। उसका काम था जेकॉम का एक शेयर 6,10,000 येन पर बेचना, पर उसने 6,10,000 शेयर 1 येन पर बेच दिए। जापान में लिमिट अप लिमिट डाउन का सिस्टम है, मतलब कि एक दिन एक स्टॉक कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा उस पर एक लिमिट होती है, पर यह काफी नहीं था। BNF ने एकदम से रिएक्ट किया। उसने जेकॉम के 7,000 शेयर्स लिमिट डाउन प्राइस पर खरीद लिए, जिससे उसे जेकॉम में 49% का स्टेक मिल गया। BNF ने अपने आधे अकाउंट को इसी ट्रेड पर लगा दिया। मिज़ो सिक्योरिटीज अब अपना ट्रेड रिवर्स नहीं कर सकता था। मजबूरी में उन्होंने जितने शेयर खरीद सकते थे खरीद लिए, पर अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को भी इसके बारे में पता लग चुका था। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी अब इससे फायदा उठाना चाहते थे। मार्केट क्लोज होने तक जेकॉम का प्राइस आसमान को छू रहा था। BNF ने थोड़े से शेयर्स बेचे और 6,000 शेयर्स ओवरनाइट रख लिए। क्या लगता है BNF का आधा अकाउंट उड़ेगा या नहीं? काफी ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल रात होगी, पर BNF शांत था। वो ट्रेडिंग को एक गेम की तरह देखता था। अगली सुबह जेकॉम का स्टॉक रुक गया। लीगल इम्प्लीकेशंस के कारण बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सारे शेयर्स और प्रॉफिट मिज़ो सिक्योरिटीज को वापस करने पड़े, पर BNF जैसे रॉक प्लेयर्स ने शेयर्स वापस देने से मना कर दिया। मिज़ो सिक्योरिटीज के पास सेटलमेंट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मिज़ो सिक्योरिटीज BNF से स्टॉक रुकने से पहले जो प्राइस था, मॉर्निंग प्राइस, उस पर शेयर खरीदने के लिए मान गई और मॉर्निंग प्राइस था 9,75,000 येन। BNF ने इस ट्रेड से 2 बिलियन येन का प्रॉफिट बनाया। एक बेडरूम डे ट्रेडर के लिए ये आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। BNF जापान का जेकॉम मैन बन गया। लोग उसे ट्रेडिंग का गॉड कहने लगे। BNF को बढ़ती फेम और नेम अच्छा ना लगा। वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था। बढ़ते टाइम के साथ मार्केट चेंज हो रही थी। एक बार फिर से BNF ने बियर मार्केट को फेस करना था, पर उसे नहीं पता था कि ये उसकी लाइफ का टफेस्ट चैलेंज होगा। उसने फिर से अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को रीविजिट किया। ये एक ग्लोबल इवेंट था। US का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से हिल चुका था। BNF ने लेमन ब्रदर्स में 6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए। लेमन का स्टॉक उस साल 73% तक गिरा। ये अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा बैंक था, पर BNF को इसमें कोई रिबाउंड नहीं मिला। BNF से बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। उसे US की मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने इसे जापानीज मार्केट की तरह स्टडी करने में कोई टाइम नहीं दिया था। उसने अपना खुद का ही गोल्डन रूल तोड़ दिया था। उसके 6.5 मिलियन रातों रात जीरो हो गए। इतने बड़े लॉस के बाद उसने कसम खाई कि आज के बाद US मार्केट्स में कभी भी ट्रेड नहीं करेगा। पर तूफान अभी भी खत्म नहीं हुआ था। US के कारण ग्लोबली फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो चुका था। ऑन अक्टूबर 2008 BNF ने पैसे को सूंघा। जापानीज मार्केट्स बहुत बुरी तरह गिर रही थी। निके 225 इंडेक्स पूरा लाल था। BNF को अपॉर्चुनिटी दिखी। BNF ने अपने पुराने रूल्स को फॉलो करते हुए पोजीशन बनाई, पर मार्केट अभी भी उसके ऑपोजिट थी। BNF ने ओवरनाइट ट्रेड को होल्ड करने का डिसीजन लिया। उसे लगा कि उसका ट्रेड काम करना चाहिए।
2008 में जापान को मंदी की सबसे ज्यादा मार पड़ी। लोगों ने रोजमर्रा का सामान खरीदना भी कम कर दिया था। उस समय जापान को अपनी इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ी। जापान का 90% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट सिर्फ इंडस्ट्रियल सप्लाईज का था। अगले दिन बीएनएफ वही लाल नंबर्स के साथ उठा। उसकी डेविएशन स्ट्रेटजी कुछ खास काम नहीं आ रही थी। बीएनएफ लॉस पे लॉस कर रहा था, पर वो अभी भी काम था। बीएनएफ की डेविएशन टारगेट पुराने हो चुके थे। उसे जरूरत थी तो दोबारा से मार्केट एनालिसिस करने की। बीएनएफ ने एक बार फिर से अपने डेविएशन टारगेट कैलकुलेट किए। अक्टूबर 27 निकी इंडेक्स फिर से गिरने लगा। बीएनएफ ने फिर से एक पोजीशन बनाई, पर मार्केट अभी भी उसके खिलाफ चल रही थी। निकी नीचे गिरता रहा। टाइम के साथ बीएनएफ के ट्रेड्स का वेट बढ़ता गया। उस दिन बीएनएफ को समझ आया कि उसकी ग्रेटनेस उसकी स्ट्रेटजी से नहीं, बल्कि उसकी नॉइस कट करने की एबिलिटी से आती है, उसके डिसिप्लिन और उसके मार्केट की अंडरस्टैंडिंग से आती है। अपने ऊपर डाउट करने की बजाय अपने एक्सपीरियंस को याद रखते हुए बीएनएफ ने अपने पोजीशन साइज को डबल कर दिया। बीएनएफ बाय करता रहा। उसने अपनी पोजीशन डाइवर्सिफाई कर दी। उसने उस दिन 90 कंपनीज में पोजीशन बनाई। उसकी पोजीशन 64.8 मिलियन की बन गई। निकी इंडेक्स अभी भी गिर रहा था। निकी इंडेक्स 7000 से नीचे गिर गया, पर टोक्यो एक्सचेंज लंच क्लोज के बाद गेम बदल गई। टॉप कंपनीज ऊपर बढ़ने लगी। बीएनएफ को अपनी समझ पर भरोसा था। बीएनएफ ने अपनी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्केट ऊपर बढ़ने लगी। उस सुबह उसने 12 मिलियन बनाए। बीएनएफ ने एक बार फिर से अपना स्टेटस वापस पा लिया। लोग एक बार फिर बीएनएफ को ट्रेडिंग गॉड की तरह जानने लगे, पर बीएनएफ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक सिंपल जिंदगी जीना चाहता था। इसी वजह से बीएनएफ 2009 में सोशली गायब हो गया।